मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है नॉन कॉलेज का एसे एंड नोवेल, इससे संबंधित ये आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसके अंदर आपको जितने भी पर्सन इन सब के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का और यूनिट फोर का। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। अब चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। और अगर आप जो राजस्थान जीके की एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ प्रोडक्ट वाला जो लिंक दे रखा है, यहाँ पर जाकर फ्लिपकार्ट वगैरह से जो भी किताब खरीदना चाहते हो, सबसे सस्ता सेल चल रही है, मैंने वहाँ लिंक लगा दिया है, आप जाकर खरीद सकते हो। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ बेलोक एसे ए कन्वर्सेशन विद ए रीडर। तो आपको जो बेलोक का एसे था उसमें आपको क्या सेंट्रल आइडिया देखने को मिलता है। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, मतलब एक मुख्य बात क्यों है, सारांश की है कोई बात को, है ना, जो रीडर के साथ आप पढ़ा जाना। समझ में आ गया आपको? तो क्या उसके बारे में अपन बात करेंगे। द सेंट्रल आइडिया इज दैट राइटर शुड नॉट ट्राई टू प्लीज एवरी वन बट शुड नॉट इंस्टीड राइट वन स्पेसिफिक आइडिया राइटर। तो इसमें जो लेखक हैं, जो बेलोक के, वो क्या कहना चाहते हैं कि जब एक राइटर जब कोई कहानी को लिखता है, समझ में आ गया, जब कोई राइटर एक कहानी को लिखता है तो उसे इस प्रकार से लिखना चाहिए कि वो सबके लिए नहीं लिखी हो, मतलब हर व्यक्ति पढ़ रहा है उसके लिए नहीं लिखी हो, वो उस तरीके से लिखना चाहिए कि जिस प्रकार से कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है और वो उसको बैठ के सुना रहा है वो चीज़। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि वो कहानी ऐसे लिखी हो जैसे एक पूरी भीड़ है, समझ में आ गया, 10 जने बैठे हुए हैं और एक डॉक्टर है। अब वो क्या कर रहा है, सबको कह रहा है कि भाई आ जाओ, जिन जिन के बुखार है सारे के एक साथ आ जाओ। तो सारे के सारे 10 जने बुखार वाले इधर की साइड आ गए। अब डॉक्टर ने क्या किया, बिना एक एक को सुने एक साथ जो जो बुखार की दवाई होती है वो लिख कर दे दी, बोलो सारे के सारे ये खा लेना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, डॉक्टर ने एक एक करके उन 10 व्यक्तियों को बुलाया और सबकी पर्सनली चीज़ सुनी, समझ में आ गया, सबकी बीमारी, सबके लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लिखी। तो किससे ज़्यादा आराम आने के चांसेस हैं, उसका जो दूसरे नंबर पे उसने क्या, सबको एक एक करके बुलाया और सबकी बीमारी जानी। तो उसमें जो पेशेंट होता है, जो देखने वाला होता है, उसको ऐसे भी लगेगा हाँ भाई उसने मुझको बैठ के मेरी अच्छे से बात सुनी, समझ में आ गया ना, उसको एकदम आत्मीयता का फील होगा। यही चीज़ जो राइटर है वो भी कहना चाहते हैं कि जो लेखक होता है उसको अपनी जो कहानी है वो ऐसे लिखनी चाहिए कि जैसे वो पर्सनली हर एक एक व्यक्ति को सुना रहा है, ना कि इस प्रकार से लिखनी चाहिए कि वो एक बड़ी भीड़ को सुना रहा है। ये इस कहने का जो तात्पर्य था इस कहानी का। अब आपने अपने हिसाब से अच्छे से लिख दीजिए। हाउ डज एलोडस हुक्सले एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस। तो एलोडस हुक्सले के द्वारा नॉन वायलेंस, अहिंसा क्या होती है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, इसके बारे में अपन देखेंगे। हेक्सले एक्सप्लेन द नॉन वायलेंस नॉट जस्ट ए रिफ्यूजल ऑफ फाइट। तो हेक्सले क्या कहते हैं कि भाई अगर आप अहिंसा करते हो तो अहिंसा करने का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई नहीं करना चाहते हो कोई व्यक्ति से, समझ में आ गया, समझाऊंगा और डिटेल में। बट एन एक्टिव मोरल एंड ए स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एविल। बट ये क्या है, एक एक्टिव तरीके से हमारी नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, क्या है, एक स्पिरिचुअल तरीका है। स्पिरिचुअल तरीका मतलब आध्यात्मिक तरीका है क्या करने का, जो बुरी आत्माएं हैं उनको, उनसे लड़ने का, किससे, प्यार और लड़ाई के द्वारा, प्यार और सच्चाई के द्वारा। समझ में आ गया और अच्छे से समझाऊंगा। एक्चुअली क्या कहते हैं कि भाई कोई इंसान, जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेके, छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाऊँ। महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ हर आंदोलन अहिंसात्मक किया, बाढ़ छोड़ो आंदोलन के अलावा। तो क्या उन्होंने क्या उसका प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। और सारे जितने भी आंदोलन हुए उनसे तो वो फिर भी नहीं डरते थे जितना महात्मा गांधी से डरते थे। क्यों? उस जो अहिंसा का आंदोलन होता है उसमें क्या रहता है, आप एक दिन इग्नोर कर देते हो, 2 दिन कर देते हो, 3 दिन कर देते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है उसकी प्रभावशालीता भी बढ़ती चली जाती है। एक चीज़ और इसमें देखने को मिलती है इस प्रकार के आंदोलनों में, जब हिंसा करोगे आप तो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे ताकतवर होगा तभी तो आंदोलन कर रहे हो, वरना तो आप भी उसके सिर में मारो। समझ में आ गया? तो क्या करेगा अगले बार, अगर आप खुद हिंसा करोगे तो सामने वाला भी हिंसा करने लग जाएगा, वो भी आप पे लाठीचार्ज वगैरह करने लग जाएगा। लेकिन आप हिंसा का अपना रहे हो तो सामने वाले के पास हिंसा करने का कोई मौका ही नहीं बचता है। समझ आ गया? उसको खुद को पछता होगा, अरे मैं क्या गलत कार्य कर रहा हूँ।
समझ। तो इंसा का एक्सरे ने यही बताया है, इट इज़ नॉट ए रिफ्यूजल ऑफ फाइट, ये लड़ाई की को मनाही करना जैसा नहीं है कि लड़ना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लड़ाई नहीं करना चाहते हो, बल्कि इसका मतलब है कि हमारी मोरल जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लड़ाई करते हैं। किससे? जो एविल होता है या फिर जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनसे, किसके थ्रू? प्यार और सत्य के द्वारा। अगले वाला क्या, व्हाट इज़ द की मैसेज ऑफ इमर्सन सेल्फ रिलायंस। तो आपके द्वारा इमर्सन के द्वारा सेल्फ रिलायंस, खुद को आत्मज्ञान के बारे में उन्होंने क्या बताया है, मतलब खुद के बारे में कि इन्होंने सेल्फ रिलायंस क्या होता है कि आप खुद को जानो। तो इमर्सन ने क्या बताया, द की मैसेज इज दैट इंडिविजुअल शुड ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स। तो इमर्सन ने क्या बताया कि भाई आपको जीवन में खुद पर भरोसा होना चाहिए। समाज क्या कहेगा, जैसे आपके अंदर पेंटिंग करने की बहुत अच्छी कला है, आप बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हो, लेकिन आपके घर वाले आपको कहेंगे कि भाई पेंटिंग में कौन आज तक अपना कैरियर बना पाया बहुत अच्छा, होता ना। या ऐसे समझ लो, जो विराट कोहली है उसको उसके घर वालों ने कहा कि क्रिकेट में कौन सा उस फ्यूचर इतना, और उस समय इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, उस समय आईपीएल भी नहीं था, आज के समय आया आईपीएल। तो क्या आज भारत को विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी मिलता? नहीं मिलता ना। तो यही बात है, समाज क्या कहेगा, समाज तो वही अपनी पुरानी बातें हैं जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, आपको वही बताएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको खुद की प्रतिभा खुद को पहचाननी है, और क्या करना है, आपको खुद को अपने जो पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने नियम कायदे हैं, उनसे दूर हटकर अपने खुद की जो कला है उसको पहचानो और उस पर कार्य करके आगे बढ़ो। समझ में आ गया। आउन इंस्टिंक्ट एंड आइडिया एंड नॉट कन्फर्म द सोसाइटी एक्सपेक्टेशन और ट्रेडिशनल, उन्होंने भी यही कहा है, समाज के द्वारा जो पुरानी बातें हैं, समाज के द्वारा जो नियम कायदे उनको मानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद के अपने अंदर का टैलेंट को पहचानो, उस पर मेहनत करो और खुद पे कार्य करके अलग बनो। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ के ए अब्बास स्पैरो। तो के ए अब्बास स्पैरो का मेन चरित्र क्या है? द मेन कैरेक्टर इज़ रहीम रहीम खान। तो कौन है मेन कैरेक्टर इसका? रहीम खान है, वो इसका मेन कैरेक्टर है। हु इज़ वेरी क्रूल एंड काइंड टू हिज फैमिली एंड एनिमल बट इज़ जेंटल टुवार्ड ए स्पैरो। तो देखो, के ए अब्बास है ना, के ए अब्बास का एक मेन चरित्र क्या है, एक स्टोरी होती है, उसमें एक व्यक्ति है के ए अब्बास नाम का, वो इतना मतलब निर्दयनीय आदमी है, एकदम निर्दय, मतलब क्रूर आदमी है एकदम, अपने बच्चों पर भी चिल्लाता रहता है, अपनी पत्नी पर भी चिल्लाता रहता है, वो और किसी की कदर नहीं करता। लेकिन उसके जो घर में एक चिड़िया का घोंसला है, लेकिन उसके प्रति वो बड़ा दयालु है। समझ में आ गया आपको। तो एक व्यक्ति के अंदर होते हैं अनेक व्यक्ति, तो उसके बारे में बताया कि भाई एक व्यक्ति के कई स्वरूप होते हैं, एक तरफ वो इतना क्रूर व्यक्ति है, दूसरी तरफ वो गौरैया के प्रति इतना उसका प्रेम भाव सुधार वे भाव है। समझ में आ गया आपको। तो ये मेन कैरेक्टर कौन था? कि ए अब्बास है उसके अंदर। व्हाट इज़ द मोरल लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द मोगम्स द वेगर्स। तो मोगम्स द वेगर में कौन सा मोरल लेसन आपको देखने को मिलता है? द मोरल लेसन इज़ दैट ए फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली पाथ टू सक्सेस। तो एंड दैट डिटर्मिनेशन कॉमन सेंस कैन लीड टू द ग्रेट अचीवमेंट। तो इन्होंने क्या कहा गया कि मोगम्स द वेगर के द्वारा क्या कहा गया कि जीवन में जो नैतिक जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनसे ही वही एकमात्र नैतिक जिम्मेदारियां, और जो आपको स्कूल में जो पढ़ाई सिखाई जा रही है ना, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, यही ज़िंदगी में एकमात्र रास्ता नहीं है सफलता का। मतलब सीधी सीधी बात है, जीवन में सिर्फ सरकारी नौकरी लागणो सबके में को नहीं, वो ही एकमात्र तरीकों को नहीं सफल होने को। एंड दैट डिटर्मिनेशन एंड कॉमन सेंस कैन लीड टू द ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन आपके अपना दृढ़ निश्चय रखकर, है ना, अपने खुद की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके भी आप क्या कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए ना, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, आप ऐसे कुछ 5 नाम याद करो जिनको आप जानते हो, जो जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हैं, उनके नाम याद करना और सोचना कि उन्होंने, वो सफल हैं तो क्यों हैं अपने जीवन में, उन्होंने ऐसा क्या किया था। आपको पता चलेगा उन्होंने समाज से हटकर सही दिशा में मेहनत की थी। समझ में आ गया। आपके चाहे क्रिकेट में देख लो, चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लो, चाहे आप एकेडमिक्स में देख लो, चाहे आप जो इनफॉर्मल एजुकेशन में देख लो, चाहे आप देख लो एक्टिंग वगैरह में, या फिर जो क्रिएटिविटी फील्ड होती है उनके अंदर, सब के अंदर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ समाज से हट के कुछ अलग किया, अपने आप को पहचाना। तो इसी के बारे में कहा कि सिर्फ समाज के द्वारा बिताए गए नियम हो गए, और जो आप पढ़ाई करते हो ना, सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा और भी तरीके हैं पास होने के।
हाउ इज़ द पेट्रोटिज्म पोर्ट्रे इन मैक्सिम गोर्की एज द मदर ऑफ ट्रेटर। तो जो पेट्रोटिज्म है वो पोर्ट्रे किया गया है एन एम्प्टी एंड द डिस्ट्रक्टिव इमोशन दैट फोर्स पीपल टू बीट्रे देयर ओन चिल्ड्रंस एंड ह्यूमैनिटी इन द नेम ऑफ स्टेट। मतलब इसमें क्या बताया गया है, पेट्रोटिज्म क्या होता है, पेट्रोटिज्म होता है देशभक्ति। समझ में आ गया। तो जो मैक्सिमम गोरके ने उनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है द मदर ऑफ ट्रेटर, मतलब अपने देशद्रोही की माँ, उसमें उन्होंने क्या बताया है, देशभक्ति के बारे में उन्होंने क्या बताया है। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है जो देशभक्ति है, पेट्रोटिज्म इज़ ए पोर्ट्रे ऑफ एन इम्पटी एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। मतलब जो उन्होंने क्या बताया, देशभक्ति एक सीमा तक बहुत अच्छी है, एक लिमिट तक देशभक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन जब देशभक्ति है अंधभक्ति में बदल जाती है तब क्या होता है, वो एक खाली और डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। एम्पैथी एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशन मतलब वो क्या करती है, वो आपको अंदर से खाली कर देगी। दूसरी बात क्या है, वो एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। अब ये डिस्ट्रक्टिव इमोशन क्या होता है, मतलब एकदम क्रूरता जैसी हो जाती है एक समय के बाद में, जिसमें आप सही गलत का फैसला नहीं ले पाते हो। अब मैं बात बताऊंगा। अब एक बात सोचिए आप, एक आज के समय जो गाजा और यहाँ पर जो इज़राइल है, उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। अच्छी बात है, गाजा ने इज़राइल के साथ क्या किया, इज़राइल ने गाजा के साथ क्या, ये एक इतिहास की पुरानी कहानी है। लेकिन एक बात बताइए, गाजा के ऊपर आज इज़राइल ने कितनी बुरी हालत में की है, कितने लोगों को मारा है, कितने आपके सामने जो घर था पूरे शहर के शहर नष्ट कर दिए। चलो वो भी ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है और जो 5 साल का है, उस बच्चे ने जीवन में, उस बच्चे की क्या गलती थी जिसको उन्होंने इतने निर्दयी तरीके से मारा। लगभग देखें तो 30 से 40 हज़ार बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया इजराइल ने। तो क्या वो देशभक्ति है? इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो मानवता है, अगर वही सबसे बड़ा धर्म है, तो इंसान के द्वारा जो ये कृत्य किए जाते हैं देशभक्ति के नाम पर, और देशभक्ति का सिर्फ एक सहारा होता है, लोग क्या करते हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। तो यही चीज़ बताने का कोशिश किया आपके सामने जो मैक्सिकम गोरके ने, कि जो ये आपको समझ, जो देशभक्ति है वो कैसा होता है, एक समय के बाद में एकदम क्रूरता का परिचय देती है। दैट फोर्स पीपल टू बीट्रे देयर ओन चिल्ड्रन। और वो क्या करती है, ये कहानी है, कहानी बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी कहानी, आपको पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा। वो क्या करती है, लोगों को, जो देशभक्ति है, अपने बच्चों से दूर कर देती है, अपने रिश्तेदारी से दूर कर देती है, अपनी मानवता से दूर कर देती है, और अपने जो जो देशभक्ति के नाम पर लोग क्या कर देते हैं, सभी चीज़ों को त्यागने का विश्वास रखते हैं। समझ में आ गया आपको? ये सारी कहानियाँ बहुत अच्छी कहानियाँ, मैं आपको बाद में सारी सारी पढ़ाऊँगा। What event in the Milkha Singh life earned him the title of फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख का टाइटल मिल्खा सिंह को कहाँ पर मिलता है? तो ही अर्न द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिंह। तो आपके सामने कब मिला था? देखो 1960 के अंदर क्या होता है, एक जो रनिंग रेस आयोजित कराई जाती है, मतलब एक प्रतियोगिता होती है, दौड़ की प्रतियोगिता। उसमें जो पाकिस्तान के अंदर वो बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है, उसमें पाकिस्तान की हालत बहुत अच्छी थी बाहर से, है ना। तो उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री अयूब खान ने जो भारत के जो भाई सबसे बेस्ट एथलीट थे उस समय, कौन थे, मिल्खा सिंह, उनको भी बुलाया था। और उसमें उनके जो अब्दुल रफ़ीक नामक एक कोई बहुत अच्छा रनर हुआ करता था, वो मतलब सबसे तेज़ रनर था अपने एशिया का। उसके साथ उसकी जो मिल्खा सिंह है, उसकी क्या होती है, रेस होती है। आपने मिल्खा सिंह मूवी में भी देखा होगा। अब क्या होती है, उस रेस में 1960 में जो मिल्खा सिंह है वो उसको हरा देते हैं, और इस कारण अयूब खान है उनको द फ्लाइंग सिख है उसकी उपाधि देते हैं। समझ में आ गया आपको? अच्छा, लिखना कैसे आपको, ही अर्न द टाइटल फ्लाइंग सिख आफ्टर डिफेटिंग द फास्टेस्ट मैन इन द पाकिस्तान इन द रेस। कि आपको मतलब पाकिस्तान के जो सबसे तेज फास्टेस्ट मैन था उसको हराने के बाद को में उनको ये टाइटल मिलता है। विच वाज हेल्ड इन ए पीस मीटिंग बिटवीन द टू कंट्री। और वो कोई जब दो देशों के बीच में शांति वार्ता के रूप में एक जो मतलब प्रतियोगिता रखी गई थी, उसके दौरान उनको ये टाइटल मिलता है। अगले बार, हाउ डज द सी सिम्बलाइज इन द हेरमिंग से द ओल्ड मैन एंड द सी। तो द ओल्ड मैन एंड द सी नामक जो आपके सामने जो हेमिंग्वे में जो एक कहानी लिखी गई, उसमें सी का क्या मतलब, समुद्र को किस रूप में दिखाया गया है। तो कोई भी टाइटल दिया जाता है उसमें जो कोई ना कोई नाम दिया जाता है, उसका कोई ना कोई मतलब एक प्रतीक के रूप में दिया जाता है। तो प्रतीक क्या है, द सी सिम्बलाइज बोथ ए सोर्स ऑफ लाइफ एंड द नरिशमेंट ऑफ द ओल्ड मैन। तो यहाँ पर जो समुद्र है वो क्या है, एक ज़िंदगी का प्रतीक है,
और साथ के साथ नरिशमेंट ऑफ द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन है वो वहाँ पर क्या जाकर फसलियाँ जो मछलियाँ वगैरह जो मछुआरा था वो मछलियाँ वगैरह निकाल कर अपना जीवन यापन करता था। तो उसी के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी जीने का तरीका है। और उस जो बूढ़ा आदमी है उसके लिए क्या करता है, भी जीविका का भी तरीका है। एंड ए पावरफुल चैलेंजिंग फोर्स दैट ही मस्ट स्ट्रगल। और एक समय आता है जब वो उसको क्या करता है, चुनौती भी देता है। वो चुनौती किस रूप में उसको मिलती है ये आगे बताएंगे स्टोरी में, आपको आगे पढ़ेंगे ना अपन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तब सारी स्टोरियाँ बता दूंगा। और उनको चुनौती भी मिलती है जब वो उसके अंदर जाकर क्या करता है, स्ट्रगल करता है तब। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई हैं। अगले वाला है, हाउ इज मेनोलिन एंड वाट इन इज रोल इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो मेनोलिन इज ए यंग बॉय हु इज ए सेंटिगोज लॉयल अप्रेंटिस एंड फ्रेंड। तो मेलोनी कौन था, मेलोनी है वो द ओल्ड मैन में कौन था, वो आपके सामने जो सेंटियागो है, सेंटियागो उस बुड्ढे का नाम है जो मैंने ऊपर बताया था ना, वो है। और जो मेलोनी है, मेलोनी उसका एक दोस्त होता है, छोटा सा बच्चा है ना। सेंटियागो बूढ़ा सा व्यक्ति है और मेलोनी उसका छोटा सा बच्चा है। ये एक मछुआरे की कहानी है। His role is to provide the सेंटियागो with the compensation सपोर्ट एंड होप। तो मेलोनी है ना वो जो सेंटियागो उसको है ना वो सबसे बड़ा और सबसे शानदार मछुआरा मानता है गांव का। और उसके यहाँ जो मछली पकड़ना सीखने के लिए वो यहीं पर आता है। वो बूढ़ा अकेला रहता है तो उसके साथ वो दोस्त के रूप में भी रहता है और उसकी उम्मीद भी देता है। समझ में आ गया। इन वन लाइन डिफाइन द थीम प्रिजर्वेंस इन द हेमिंग्सवे नोवेल। तो द थीम ऑफ प्रिजर्वेंस इन द अनवेवरिंग स्पिरिट ऑफ ए पर्सन हु कंटिन्यू टू स्ट्रगल एंड फाइट ऑफ देयर गोल्स। हेमिंग्स के नॉवल में क्या बताएगा आपके सामने, कोई भी इंसान है उसको क्या अपने जीवन में लगातार अपने जीवन में लक्ष्य पाने के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत करते रहनी पड़ती है। और काफ़ी बार उसको क्या है जीवन में हार भी मिलती है, लेकिन उस असफलताओं को पीछे छोड़कर उसको क्या करना पड़ता है, सफलताएं प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना पड़ता है। तो चलो अब पढ़ेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब आपको धीरे धीरे कहानियाँ मैं बताना शुरू कर दूंगा, सारी की सारी कहानियाँ आपको यहीं से रिवाइज होने वाली हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमर्सन्स आइडिया ऑफ ट्रस्टिंग वन सेल्फ इन द सेल्फ रिलायंस। तो आपके सामने जो ट्रस्टिंग वन सेल्फ है उसमें जो कहानी लिखी गई है उसमें इमर्सन ने क्या बताया कि आपको खुद पर क्यों विश्वास रखना चाहिए, सेल्फ रिलायंस है वो क्यों करना चाहिए। तो इन द सेल्फ रिलायंस अल्पाहा वल्दम इमर्सन आइडिया ऑफ ट्रस्टिंग वन सेल्फ। तो जो सेल्फ रिलायंस नामक जो कहानी है जो एल्प वाडो इमर्सन के द्वारा लिखी गई है उसमें क्या बताया गया, ट्रस्टिंग वन सेल्फ। उन्होंने क्या कहा है कि आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो खुद पर विश्वास करना चाहिए। इज ए कोर प्रिंसिपल टू ऑफ हिज फिलोसफी। तो उनके द्वारा जो भी नियम बताए गए, उनके द्वारा जो कहानी लिखी गई उसमें सबसे मुख्य बात यही है कि आपको जीवन में खुद पर भरोसा करना चाहिए। इट्स सिग्निफिकेंस लाइंग इन इट्स कॉल फॉर एवरी इंडिविजुअल। और उनका यही कहना है कि हर व्यक्ति को आपको इस नियम को मानना चाहिए कि हर व्यक्ति को उस खुद पर भरोसा करना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल हैव फेथ इन देयर ओन थॉट फीलिंग एंड इनर वॉइस। तो हर व्यक्ति को जीवन में क्या खुद की अंदर की जो विचार होते हैं, खुद के विचारों पर, खुद की जो भावनाएं उन पर और खुद की अंदर की आवाज़ है उस पर उन्हें क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। इमर्सन आर्ग्यूज दैट सोसाइटी प्रेशर्स पीपुल टू कन्फर्म इट्स रूल एंड ट्रेडिशन। और वो क्या बताते हैं कि जो समाज होता है, इमर्सन आर्ग्यूज करते हैं कि जो समाज होता है ना, सोसाइटी प्रेशर करती है लोगों को किस चीज़ के लिए, कि वो पुराने अपने जो रीति रिवाज हैं, नियम कायदे हैं उनको माने। लेकिन इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान को अपने जो फीलिंग है, अंदर की भावना है उनको मानना चाहिए। बाई ट्रस्टिंग वन सेल्फ। और उन्हें क्या करना चाहिए, अंत में खुद पर भरोसा करना चाहिए। ए पर्सन कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस प्रेशर एंड लिव ए मोर ऑथेंटिक। और जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, जैसे आप सोचिए कि अगर जीवन में आप बहुत अच्छे पेंटर थे और आपने क्या किया, आपने उस पेंटिंग को आपको कोई मजबूरी में छोड़ना पड़ा और आप और कोई कार्य कर रहे हो, अब क्या होगी, आप जीवन में कभी भी हो सकता है कि बहुत से लोग एडजस्ट कर जाएं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत एडजस्ट नहीं कर पाते, वो हमेशा दुखी रहेंगे कि काश अगर मैं उस समय ये कर लेता तो मैं आज वहाँ पर होता। समझ में आ गया ना आपको। आप दो दोस्त थे, एक ने पेंटिंग कर ली, वो बहुत आगे निकल गया, और एक ने नहीं कर पाया किसी वजह से, तो वो हमेशा उस दुख में रहेगा कि काश उस समय मैं ये फैसला नहीं लेकर वो काम कर लेता तो आज बहुत आगे होता। तो यही चीज़ है कि आपको समाज के नियम कायदे, समाज की बातों को पीछे छोड़कर अपने कार्य उसको आपको खुद पर विश्वास करके कार्य करना चाहिए।
समाज तो क्या है, वो आपको हमेशा आपके जो रूल नियम कायदे और जो पुरानी बातें हैं उन्हीं को मानने पर मजबूर करेगी, विच अल्टीमेटली प्रिवेंट फ्रॉम देयर रियलाइजिंग देयर ट्रू पोटेंशियल। और आप एक बात सोचो, अगर आपको, अगर आप प्रयास नहीं करोगे, अलग दिशाओं में प्रयास नहीं करोगे, अगर आप खुद के जो पोटेंशियल, जो आपकी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होता है। कोई देखना, आप में से आपके चार दोस्त हैं, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई इंटरनेट में बहुत अच्छा है ना, इंटरनेट पे काम करने पर। कोई आपका दोस्त है, उसके दोस्त जल्दी बन जाते हैं। कोई आपका एक फ्रेंड होगा ना, उसकी देखना वो मतलब उसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे। हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल हो। कोई खिला खेल में बहुत अच्छा होगा, कोई पेंटिंग में वगैरह, मतलब आर्टिस्ट बहुत अच्छा होगा। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होती है। आप पांच दोस्त हैं, पांचों दोस्त के गुण एक जैसे हैं, भावनाएं ऐसी, तभी तो दोस्त हो। लेकिन सबके अंदर क्रिएटिविटी अलग अलग है, यही तो बात है। तो अगर आप सारे के सारे उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, जो समाज बताई जा रहा है आपको नौकरी लग जाओ, नौकरी लग जाओ, तो आप अपने अंदर का ट्रू पोटेंशियल, वास्तविक जो आप कर सकते थे जो जीवन में, जिसके लिए भगवान ने आपको दुनिया से अलग बनाया था, वो कब कर पाओगे। और ये कब कर सकते हो, आप खुद पर विश्वास करके कर सकते हो। ए पर्सन कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस प्रेशर एंड लिव मोर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लाइफ। और जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तब क्या होता है, वो अपने जीवन को एकदम निश्चिंत होकर जीता है, प्रेशर फ्री होकर जीता है। और जो ज़्यादा ऑथेंटिक और मीनिंगफुल ज़िंदगी जीता है, मतलब जैसा उसको जीवन में करना चाहिए वो कार्य करता है, इससे वो खुश भी रहता है और वास्तविक जीवन भी जीता है। दिस सेल्फ ट्रस्ट इज़ नॉट अबाउट बींग एरोगेंट। और ये जो खुद पर विश्वास करना है, ये सिर्फ एरोगेंसी नहीं है। एरोगेंसी मतलब आपको, मतलब एकदम अहंकारी का रूप नहीं है कि मुझे तो वही काम करना है, बट अबाउट द रिकॉग्नाइजेशन दैट ऑन इंस्टीट्यूशन। बल्कि ये क्या है कि आपको खुद पर भरोसा करना, आपको अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने जैसा है। इट इज़ ए यूनिक एंड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ ट्रस्ट। और ये क्या है, एक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स ऑफ ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। इमर्सन्स बिलीव दैट एवरी पर्सन हैव एवरी ग्रेट पर्सन इन हिस्ट्री। तो जो जितने इमर्सन मानते हैं कि इतिहास में जितने भी शानदार व्यक्ति हुए हैं, जितने भी बहुत ही जिन्होंने जीवन में कुछ अलग किया है, फ्रॉम साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हो गए, आर्टिस्ट हो गए, कलाकार हो गए, अचीव देयर ग्रेटनेस बाय फॉलोइंग देयर पाथ। और चाहे जितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, उसने अपने ये जो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ कैसे प्राप्त की, उसने दुनिया के जो नियमों को नहीं मानकर खुद पे भरोसा करके कार्य किया, और क्या हुआ, आज वो बहुत ज़्यादा सफल हैं। फॉलोइंग देयर ओन पाथ एंड इग्नोरिंग अदर पीपल एक्सपेक्टेड टू देम। और उन्होंने अपना रास्ता चुना, और दुनिया है, दूसरे लोगों के द्वारा जो क्या एक्सपेक्टेशन थी उनसे, उनको पीछे जोड़कर उन्होंने अपना रास्ता खुद का बनाया, और इसलिए वो आज इतने ज़्यादा सफल हैं। फॉर हिम सेल्फ रिलायंस इज ए फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एंड मोरल इंडिपेंडेंस। तो उनके अनुसार क्या है, सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा करना। खुद पे भरोसा करना कैसे है, स्पिरिचुअल एंड मोरल इंडिपेंडेंस देता है, मतलब आध्यात्मिक और आपको मोरल जो इंडिपेंडेंस देता है। मतलब खुद आपको एक तो, मतलब इससे क्या होता है, जब आप खुद पे भरोसा करते हो, जैसे आप क्रिकेटर हो, तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे उस काम में। क्यों? क्योंकि आपका उस काम में मन लगता है, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। दैट्स लीड टू ए ट्रू पोटेंशियल एंड द नेशनल स्टैंड। और वो किस चीज़ को आपको कर सकती है, फॉर हिम सेल्फ रिलायंस इज ए फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एंड मोरल इंडिपेंडेंस। और देखो क्या होता है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हो, आपका उस चीज़ में ज़्यादा मन लगता है, तो इसलिए क्या आप उसको अच्छे से भी करते हो। तो ये हो गया आपका सामने जो सेल्फ रिलायंस से संबंधित। अब आपका कोई भी पर्सन आए, अब आपको चीज़ें समझ में आ गई, मैंने उदाहरण भी दे दिए हैं आपको, जो आर्टिस्ट वगैरह के, दोस्त वगैरह के। अब आपको क्या करना है, ये सेम लैंग्वेज नहीं लिख के आने हैं, आपको क्या करना है, मैंने बता दिया है, आपको चीज़ों के बारे में पता चल गया। अब आपको, आपने इंग्लिश लिटरेचर लिया, इसका मतलब आपको इंग्लिश तो आती है, समझ, आपको 11वीं 12वीं क्लास में कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर ली होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब आपको अपने शब्दों में इन सब चीज़ों को बनाकर लिख कर आना है। एक्सप्लेन द करेक्टर एंड द इनर कन्फ्लिक्ट ऑफ द ओल्ड मैन इन ए केबे अब्बास स्पैरो। द मैन करेक्टर इन द स्पैरो, रहीम खान। अच्छा, जो अब ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक ओल्ड मैन है, के ए अब्बास नाम का, है ना। और इसके अंदर जो, उसके अंदर क्या है, वो एक गांव का एक बहुत मतलब पुराना व्यक्ति है। गांव को एकदम खड़ूस व्यक्ति को नहीं हो कि एकदम यहाँ को जिकन कोई आदमी चल जाए वो मायने पड़े या को ताड़ी ना, समझ में आ गई ना। અહીંયા को आदमी है कि आवास वो आओ को आपकी जो पत्नी है उसके साथ भी भैया को व्यवहार को एकदम, लेकिन और क्या है, उको अपना जो टावरा का प्रति, बच्चा का प्रति भी भय को व्यवहार है, उको समाज के प्रति भी भय को व्यवहार, मतलब एकदम खड़ूस व्यक्ति है। लेकिन उसका घर में क्या है कि एक स्पैरो रहे, मतलब स्पैरो मतलब गोरैया होती है ना, जो आपका मोडी मान जाती है,
समझ में आ गया। वो मान लो मतलब छोटे वाली चिड़िया नहीं होती ना, उसको मान लो, वो उसके घर में रहती है और उसका क्या घोंसला है। अब वो जैसे ही उसका उस वो ना उस गौरैया से बड़ा प्यार करता है, समझ में आ गया। उसको दाना खिलाता है, उसका एकदम ध्यान रखता है, वो उड़ के जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो અહીંયા સાંભળ્યો उको तो जीव है वो, उको जो जीवड़ो है ना वो क्या में लाग रहे, वो गोरैया में ही लाग रहे हैं। तो इम यही चीज़ दिखाई गई कि कोई भी आदमी है ना, उसका दो रूप हुई। एक तरफ वो इतना ज़्यादा क्या क्रूर है, क्रूर आदमी एकदम कि कोई की मतलब इज्जत कौन करे, कोई नहीं सम्मान कौन दे, कोई भी आदमी के साथ सहानुभूति के साथ कौन रहे। लेकिन दूसरी तरफ है वो इतना प्रेम करे किसे, गोरैया से। तो यही दिखाई कि हर आदमी के अंदर बहुत सारा आदमी हुई ही, बस फर्क इतना ही है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अलग अलग रूपों में देखता है। समझ में आ गई स्टोरी। अब अपना ये तो थी भाई थार ऊपर ऊपर की बात। अब अपन देखेंगे लिख के कहीं आना था। द मैन करेक्टरिस्टिक्स इन द स्पैरो, रहीम खान इज ए डीपली कॉम्प्लेक्स पर्सन। तो यहाँ पर जो स्पैरो नामक कहानी है, इसमें रहीम खान नामक एक व्यक्ति है और वह कैसा एकदम डीप कॉम्प्लेक्स पर्सन, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी एकदम एकदम मतलब एकदम कठोर आदमी जैसी है। विद ए इनर सिग्निफिकेंट इनर कॉम्प्लेक्ट, और उसके जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या मिलते हैं आपको, द्वंद्व देखने को मिलते हैं। द्वंद्व क्या होता है, दो विचारों वाला व्यक्ति। ऑन द सरफेस ही अपीयर टू बी ए क्रूल एंड हार्टलेस पर्सन। अगर आप उसको बाहर से देखोगे, बाहर से देखो ना, कोई कुछ चेहरे पे लिख रही है यह बात, मतलब उसकी जो आप ऊपर ऊपर से देखोगे, उससे मिलोगे पहली बार, उससे जब बातचीत करोगे तो आपको कैसा लगेगा कि वो एकदम क्या क्रूल व्यक्ति है। क्या लगेगा आपको कि वो बहुत ही ज़्यादा कैसा व्यक्ति है, क्रूर और रूड व्यक्ति है, एकदम एकदम क्रूर और हार्टलेस व्यक्ति है जिसके अंदर कोई भी भावना नहीं है। ही इज़ हार्श विद वाइफ एंड सन, वो हार्श है। हार्श मतलब क्या होता है, एकदम कठोरता से व्यवहार करता है अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ भी। एंड ही शोज नो काइंडनेस टू एनी वन इन द विलेज, और गांव गांव में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो प्रेम भाव के साथ कभी रहा हो। ही इज़ नोन फॉर इज़ रूड एंड सेल्फिश बिहेवियर, और वो किसके लिए जाना जाता है, वो अपनी क्रूरता की वजह से और अपने स्वार्थी व्यवहार की वजह से उसको जाना जाता है। विच मेक हिम फियर्ड एंड डिसलाइक बाई एवरी वन, और इस कारण उसके वो जो हर व्यक्ति है उसको क्या करता है, फियर्ड मतलब डरता है, डिसलाइक मतलब उससे घृणा करता है। तो इसी कारण उससे हर व्यक्ति वो उससे डरता भी है और हर व्यक्ति उससे घृणा भी करता है। हावे एवर इज इनर कॉन्फ्लिक्ट इज रिवील्ड थ्रू इज रिलेशनशिप विद स्पैरो, लेकिन उसके ये तो उसके बाहर बाहर से जब आप उससे मिलोगे तब, लेकिन उसके जीवन में उसका एक और जो दृष्टिकोण भी है, उसका एक और मतलब एक और तरीका का भी व्यक्ति, एक और तरीका भी है उसके जीवन को देखने का। इज रिलेशनशिप विद स्पैरो कब दिखाई देता वो, जब आप उसको स्पैरो के साथ देखते हो, उस गौरैया के साथ जब उसको देखते हो, तब आपको उसके बारे में आपको एक और चीज़ भी देखने को मिलती है। डिस्पाइट इज क्रूएलिटी टुवर्ड ह्यूमंस, मनुष्य के प्रति उसकी जो आपकी क्रूरता है, उसके अलावा ही शोज ए सरप्राइजिंग मोमेंट ऑफ इफेक्शन एंड जेंटलनेस टुवर्ड द बर्ड्स, लेकिन उसके जो आप जब वो गौरैया के साथ उसको देखोगे तो आप उसका जो उसके प्रति प्यार है, वो जेंटलमैन की तरह एकदम अच्छे व्यक्ति की तरह बिहेवियर करता है। किसके साथ, जब बर्ड्स के साथ, समझ में आ गया, आप जानवरों पक्षियों के साथ वो देखकर आप क्या हो जाओगे, एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे। अफेक्शन मतलब प्यार होता है, समझ में, लव हो गया, और जेंटलमैन मतलब आम आदमी की तरह। ही केयर फॉर देम, वो क्या करता है, उनकी केयर करता है। केयर मतलब क्या, उनकी कदर करता है। फीड्स देम, उनको ध्यान रखता है, उनको खाना खिलाता है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्म, और कोई भी उन पर आक्रमण करता है, कोई भी मान लीजिए जानवर को नहीं, जो आपके सामने कौन सा आता है, जो दूसरे पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे उनकी क्या करता है, ईगल वगैरह हो गए आपके सामने, बाज वगैरह, उनसे उनकी रक्षा करता है। दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इज हार्श एक्सट्रीम पर्सनैलिटी, और यह कॉन्ट्रास्ट मतलब कि यही विरोधाभास आपको देखने को मिलता है उसकी जो एकदम कठोर पर्सनैलिटी है और उसका जो जेंटलमैन बिहेवियर आपको देखने को मिलता है अंदर से। तो एक तरफ से बार बार से मिलोगे तो सारी दुनिया से वो एकदम ऐसा क्रूर व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दया का भाव है, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रेम का भाव दिखाई देता है। इनर सो ए मैन हु हैज़ बीन हार्डन्ड इज लाइफ स्ट्रगल बट स्टिल होल्ड ए कोर ऑफ ब्यूरिड काइंडनेस, तो हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों, हार्डन लाइफ है ना, तो जीवन में कुछ ऐसा संघर्ष किया हो, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों जिसके कारण क्या हो गया, वो एकदम कठोर और क्रूर व्यक्ति बन गया हो, लेकिन बट स्टिल होल्ड ए कोर ऑफ ब्यूरिड काइंडनेस, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ दयालु या दया का भावना, प्रेम की भावना वो अपने अंदर रखता है। द स्टोरी सजेस्ट दैट
दैट इज़ क्रूलिटी माइट बी ए डिफेंस मैकेनिज्म। और ये चीज़ आप उसको क्या दिखाती है कि उसने जो जीवन में संघर्ष किया, हो सकता है लोगों से उसको कुछ धोखा मिला हो, लोगों के प्रति उसका इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया हो, इस वजह से वो क्या करता है, जो क्रूल्टी उसका क्रूरता का व्यवहार है उसको वो डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू यूज़ करता है। मतलब दूसरे लोगों से बचने के लिए वो हो सकता है उसको यूज करता हो। समझ में आ गया। ए वॉल ही बिल्ट अराउंड इज हिमसेल्फ। और एक प्रकार की दीवार, प्रोटेक्टेड दीवार के रूप में वो खुद को कार्य करता हो, जिसको वो किस लिए उपयोग में लेता है, वो इस उपयोग में लेता है दूसरों से डिफेंस करने के लिए। बट दैट इज ए ट्रू सेल्फ। और ये उसकी वास्तविकता भी है। वाट इज रिवील्ड थ्रू इज लव फॉर ए स्पैरो। और ये सब चीज़ें कहाँ से दिखाई देती हैं आपको, जो एक गौरैया होती है उसके प्यार के प्रति उसको दिखाई देती हैं। ही इज़ कैपेबल ऑफ लव एंड कंपेंसेशन। और वो क्या दिखाई देती है आपको, वो एकदम प्यार और जो लव और कंपेंसेशन है उसके अंदर वो चीज़ें दिखाई देती हैं। What does the मैक्सिकम गोरखी द मदर ऑफ ट्रेटर रिवील्ड अबाउट ड्यूटी एंड सेक्रीफाइसेस। तो मैक्सिमम गोरखी है जो उनके द्वारा जो कहानी लिखी है, द मदर ऑफ ट्रेटर रिवील्ड अबाउट हिज ड्यूटी एंड सेक्रीफाइसेस। तो एक देशद्रोही की माँ की जो कहानी लिखी गई है उसके अंदर जो ड्यूटी है, जो देशभक्ति के है और जो देशभक्ति में त्याग करना पड़ता है उसके बारे में क्या बताया गया। देखो, मैक्सिकम गोरकी है ना, इन्होंने देशभक्ति के दूसरा स्वरूप भी दिखाया। आप सब जानते हो देशभक्ति में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उनको शहीद माना जाता है, देशभक्त होना बहुत अच्छी चीज़ माना जाता है। लेकिन वही मैक्सिमम गोरकी है, उन्होंने एक कहानी लिखी, उसमें क्या लिखा कि एक माँ होती है, उसका बेटा क्या है, युद्ध में लड़ने के लिए जाता है, वो सैनिक होता है ना, वो युद्ध लड़ रहा होता है, लेकिन उससे सच्चाई पता चलती है। यहाँ समझ लो कि वो इजराइल को सैनिक गाजा पर लड़ाई करने जा रहे हैं। अब क्या हो, उन बेरोपाटियों के बेरोपाट, अब वहाँ लिख के मत जाना कि इजराइल का सैनिक था, ऐसा नहीं है उस स्टोरी में कहीं भी कोई देश का नाम मेंशन नहीं है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब वो क्या गाजा में लड़ाई करने के लिए चला जाता है। अब उसे वास्तविकता पता चलती है कि जो ये राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने के लिए, अपनी सरकार बनाए रखने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग युद्ध कर रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, ना इसकी इस चीज़ की कोई ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्या हो जाता है, वो जो अपनी जो नौकरी थी, जो सैनिक की नौकरी थी, उसको छोड़कर कहाँ पर वापस आ जाता है। और अब क्या हो जाती है जब, और वो क्या करने लग जाता है, और जो आपका जो ये अधिकारी थे या जो बड़े बड़े लोग थे राजनीतिक रूप से, जो देशभक्ति के नाम पर लोगों को मारने का कार्य कर रहे थे, उनके खिलाफ काम करने लग जाता है। अब क्या होता है, इस बात का उनके बड़े अधिकारी, जो सैनिक था उसके बेटा, उसके अधिकारियों को इस चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो वो क्या करते हैं, वो उसके बारे में पता चलते ही तुरंत क्या कर देते हैं, एक उस पर नाम घोषित कर देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस लड़के के बारे में, उस माँ के लड़के के बारे में अगर नहीं बताएगा तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया, उसको भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा उसके साथ साथ। तो एक दिन क्या आता है, उसकी माँ है, अब उसके सामने दो सिचुएशन, एक तरफ उसका बेटा है, वो है उसके बेटे के प्रति प्रेम, और दूसरी देशभक्ति है। तो वो माँ किसको चुनती है, देशभक्ति को चुनती है, और क्या कर देती है, उस बेटे को मार दिया जाता है। और उस कहानी में क्या दिखाया गया, उस कहानी में ये दिखाया गया, इस कहानी में कि देखो कि देशभक्ति के नाम पर उसको क्या सम्मानित किया, सब कुछ मिला, लेकिन उसने वास्तविकता में मानवता को पीछे छोड़ा, उसने अपने बेटे को खो दिया। क्या ये सही थी? ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं थी। असलियत में देशद्रोही तो वो थे जो देश के प्रति गद्दारी कर ये युद्ध करवा रहे थे। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छी कहानी है, अगर आपको पढ़ोगे तो एक अलग परसेप्टिव मिलेगा आपको कि दुनिया में तानाशाही कैसे बनती है। मैक्सिकम गोरकी द मदर ऑफ ए ट्रेटर रिवील्स ए ग्रीम एंड ट्रेजिक परसेप्टिव ऑन द ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस। तो मैक्सिकम गोरकी के द्वारा द मदर ऑफ ट्रेटर, एक देशद्रोही की माँ, ट्रेटर क्या होता है, देशद्रोही होता है, उसके बारे में लिखा है। उसके एक ट्रेजिक परसेप्टिव बताया आपके सामने। ट्रेजिक परसेप्टिव क्या होता है, कोई भी घटना होती है उसकी एक दुखद घटना के बारे में बताया है कि कैसे लोग अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य और जो त्याग के चक्कर में क्या कर देते हैं, क्रूरता को अपना लेते हैं और मानवता को भूल जाते हैं। द स्टोरी शो दैट ए पेट्रोइज्म, ये जो स्टोरी है, ये कहानी है, इसमें जो देशभक्ति है इसको किस तरीके से दिखाया गया है। वेहन टेकन टू बी एन एक्सट्रीम कैन बिकम ए ब्रूटल एंड इन ह्यूमन फोर्स। तो इसमें क्या बताया गया है, देशभक्ति एक लिमिट तक सही है, लेकिन जब एक लिमिट से ऊपर हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है, जब वो एक्सट्रीम हो जाती है तो क्या हो जाती है, वो एकदम ब्रूटल हो जाती है। ब्रूटल का क्या अर्थ होता है, मतलब ब्रूटल होती है, मतलब बहुत ही क्रूर हो जाती है और अमानवीय हो जाती है। समझना, क्रूल एंड ब्रूटल हो जाती है। द मदर इन द स्टोरी इज आस्क्ड टू सेक्रीफाइस इज हर मदर। तो जो माँ है
इस कहानी में जो माँ है वो सेक्रीफाइस करने के लिए कहती है अपने बेटे से। तो इस कहानी में क्या, माँ अपने बच्चे को सेक्रीफाइस कर देती, सेक्रीफाइस मतलब त्याग कर देती है। हुम सी लव्ड वेरी डीपली, और जो अपने देशभक्ति के चक्कर में वो अपने बच्चे का, अपने बेटे का क्या करना पड़ता है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जिससे वो क्या डीपली लव करती थी, बहुत गहराई से प्रेम करती थी। इन द नेम ऑफ न्यूशनलिटी, और किसके नाम पर, देशभक्ति के नाम पर उसको ये सब करना पड़ता है। द स्टोरी रिवील्ड दैट दिस सो कॉल्ड ड्यूटी इज़ नथिंग मोर देन ए ब्लाइंड ओबीडेंस। और जो आपके सामने जो लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं ये जो देशभक्ति के जो सो कॉल्ड ड्यूटी है ना, सो कॉल्ड आपके सामने पैट्रोटिज्म है, देशभक्ति है, सो कॉल्ड आपकी जो आपका कर्तव्य है, ये क्या है, कुछ और नहीं है बल्कि एक ब्लाइंड ओबीडेंस है। ब्लाइंड ओबीडेंस मतलब अंधभक्ति का ही कार्य करता है। टू ए स्टेट दैट डिमांड अल्टीमेट ह्यूमन सेक्रीफाइस, और ये क्या करता है आपके सामने, जो अल्टीमेट ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या होता है, अंत में आपको क्या, आपकी सबसे प्रिय चीज़ को भी सेक्रीफाइस करवा लेता है आपसे। द मदर इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन हर लव एंड फॉर हर चाइल्ड एंड हर सेंस ऑफ नेशन ओब्लिगेशन। तो एक वक्त आता है जब माँ के जो माँ है उसके अंदर क्या देखने को पड़ता है, आपको इंटरनल स्ट्रगल देखने को मिलता है, अंदरूनी जो आपके सामने स्ट्रगल देखने को मिलता है, अंदरूनी आपको लड़ाई देखने को मिलती है, किसके बीच में, प्यार के, उसको जो प्यार है बच्चे के प्रति, और सेंस ऑफ नेशन ओब्लिगेशन, और जो देशभक्ति है, पैट्रियोटिज्म है, उसके प्रति। हाईलाइट ए मोरल पेनफुल मोरल डायलेमा, और यही चीज़ क्या दिखाती है, एक तरफ उसके बच्चे का उसके प्रति प्रेम है, दूसरी तरफ देशभक्ति है, इन दोनों के बीच में वो फंस जाती है, और यही चीज़ दिखाई जाती है, हमारी नैतिकता का जो द्वंद्व है उसको दिखाएगा। डायलेमा क्या होता है, द्वंद्व होता है, आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार चलते हैं ना, उसको दिखाया गया है। बाई टेकिंग हर सन, और वो यही चीज़, यही दो देशभक्ति के नाम पर जो है उससे क्या कर लिया जाता है, उसके बच्चे को उससे छीन लिया जाता है। बाई किलिंग हर सन सी परफॉर्म ए हॉरिफाइंग एक्ट दैट ए मदर शुड नेवर परफॉर्म। तो वो क्या कर देती है, सी परफॉर्म ए हॉरिफाइंग एक्ट, तो वो जो सारा जो देश है उसको बता देती है कि भाई ये व्यक्ति है, यही है वो देशद्रोह आदमी। तो उस जो देशभक्ति के नाम पर उसको क्या कर दिया जाता है, उसके बेटे को मार दिया जाता है, और वो खुद जिम्मेदार होती है अपने बेटे को मरवाने के लिए। Gorkhe message in is that duty to own country when it forced to a person abandon their humanity। तो उसने कहा कि गोरखे यही कहना चाहते हैं कि जो ड्यूटी के नाम पर, जो आपकी देशभक्ति के नाम पर लोगों से क्या करवा दिया जाता है, ऐसे कार्य करवा दिए जाते हैं जो बिल्कुल कैसे होते हैं, अमानवीय होते हैं। द स्टोरी सजेस्ट द ड्यूटी टू बी लव एंड प्रोटेक्ट योर वन फैमिली, और ये कहानी यही कहती है कि सबसे बड़ी अगर कोई कर्तव्य है, अगर सबसे बड़ा अगर कोई आपके सामने कर्तव्य है, तो वो कोई व्यक्ति का यही होता है कि उसे क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली है, अपना जो परिवार है उसको बचाना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। इज़ फार मोर फंडामेंटल दैन ए सिगरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन एनी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये सब जो ड्यूटियाँ हैं वो आपके और कोई जितनी भी बड़ी ड्यूटियाँ होती हैं उनसे कहीं बढ़कर है। समझ में आ गया आपको, सामने हर सारी चीज़ मैंने बता दिया कि भाई, और जितनी कोई ये देशभक्ति हो गई और कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उससे बढ़कर सबसे पहले आपकी क्या ड्यूटी है कि आप अपने परिवार है उसकी रक्षा करें, उसको पाले पोसें। मेरे हिसाब से आपकी सारी स्टोरी मैंने बहुत इजी वे में बता दी। लिखना क्या है, काफ़ी बच्चे यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है हर चीज़ को। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम में मैंने डाल दिया, जाकर पढ़ सकते हो। हाईलाइट द मेजर चैलेंजेस फेस बाय द मिल्खा सिंह इन द रेस ऑफ माई लाइफ। तो कौन से मुख्य प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए गए हैं मिल्खा सिंह के द्वारा द रेस ऑफ माई लाइफ में। तो द रेस ऑफ माई लाइफ में मिल्खा सिंह के द्वारा जो कहानी लिखी गई है उसमें किस किस प्रकार के उसकी चुनौतियों को जो जीवन में उसने स्ट्रगल देखा था, संघर्ष देखा था अपने जीवन में, उसमें बताया। तो ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, और शायद आपने द मिल्खा सिंह कहानी भी पढ़ रखी है, मूवी देख रखी होगी या फिर क्लिप वगैरह देख रखे होंगे, तो मैं अब नहीं बताने वाला हूँ इस कहानी के बारे में आपको, सीधा पढ़ लेते हैं अपन। इन द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह डिटेल द मैनी चैलेंजेस ही फेस्ड इन जर्नी। तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो कहानी लिखी गई है उसमें मिल्खा सिंह अपने बारे में बताते हैं जो उसने अलग अलग प्रकार की चुनौतियां और संघर्ष किया था अपने जीवन में, अपनी जो जीवन की जर्नी थी उसके अंदर। कहाँ किस में बनने में, टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास एथलेटिक, और जो उसने जो वर्ल्ड क्लास मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एथलेटिक बनता है, वो एथलेटिज्म करता है, उसको बनने में उसने जिस प्रकार की चुनौतियां, उसको संघर्ष उसने देखा था उसके बारे में बताया गया। द फर्स्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज वाज ए ट्रोमा ऑफ पार्टिज्म। जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा गहरा उसको क्या
ट्रॉमा उसने झेला था, संघर्ष उसने, चैलेंज जो झेला था, सबसे बड़ा जो चैलेंज संघर्ष उसके जीवन में था वो क्या था? ट्रॉमा और पार्टीजन। ट्रॉमा क्या होता है? मतलब ट्रॉमा उसको बोलते हैं जो मानवीय सबसे दुखद घटना। तो सबसे दुखद घटना क्या थी? जो 1947 में भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा था। क्यों? उसके जो माता पिता थे वो पाकिस्तान के पंजाब में रहते थे और उससे उन्हें विस्थापित होकर कहाँ पर आना पड़ता है? भारत में आना पड़ता है। और उस दौरान उस पार्टीजन में उसमें उसको क्या करता है? उसके माता पिता उनको मार दिया जाता है। आपको पता है ना, हिंदू मुस्लिमों के या फिर आपस में सिख जो वहाँ से ट्रेन वर्कर आती थी वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सभी लोग मर जाते थे, उनको मार दिया जाता था। ऐसा ही भारत के लोग कर देते थे, पाकिस्तान के लिए ट्रेन जाती थी उस समय के लिए। डूरिंग ही लॉस्ट हिज फैमिली एंड वाज फोर्स टू लिव एज ए रिफ्यूजी। और उसको क्या कर दिया गया था? उस दौरान उसके जो माता पिता है उसको भी मार दिया गया था। उस माता पिता को भी क्या वो खो देता है उस जो पार्टीजन के दौरान। और उसको हैज ए रिफ्यूजी रहने के लिए भी क्या किया जाता है? मजबूर किया जाता है। रिफ्यूजी कौन होते हैं? जो दूसरे देश में जाकर शरणार्थी रहते हैं ना, मतलब जिनके पास कोई घर बार नहीं होते हैं। जैसे आपको यहाँ से आप उठकर और मतलब समझ लीजिए कि अमेरिका चले गए और अमेरिका में आपके पास घर बार नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं होटल वगैरह में रहने के लिए, तो आप क्या कहलाओगे? रिफ्यूजी कहलाओगे। दिस लेफ्ट ए डीप इमोशन स्कार्स ऑन हिम। और इसी चीज़ ने, स्कार क्या होता है? खरोच। खरोच क्या मतलब उसके जो इमोशंस पे ये बहुत बड़ी गहरी भावना दिखाई देती है। एंड मार्क ए स्टार्ट ऑफ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। और यही चीज़ दिखाती है कि उसके जीवन का जो संघर्ष है वो शुरुआत में ही कितना ज़्यादा संघर्षशील रहा था। आफ्टर सर्वाइविंग दिस ही फेस द चैलेंज ऑफ द पॉवर्टी एंड स्ट्रगल टू फाइंड ए स्टेडी लाइवलीहुड। और इन सब चीज़ों में, आफ्टर इस संघर्ष को देखने के बाद में उसने चैलेंज जो गरीबी है उसका संघर्ष देखा, उसने भूख का, पॉवर्टी मतलब गरीबी का संघर्ष देखा। एंड टू फाइंड ए स्टेडी लाइवलीहुड। और अपने जीवन में मतलब कुछ कमाने के लिए, थोड़ा बहुत भी कमाने के लिए उसने, बहुत लिवलीहुड कमाने के लिए भी उसने क्या किया? 2 टाइम की रोटी कमाने। लिवलीहुड क्या होता है? 2 वक्त का खाना पीना कमाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिर क्या होता है? ही एंटर इनटू द इंडियन आर्मी। और वो लास्ट में क्या कर लेता है? इंडियन आर्मी के अंदर उसका दाखिला होता है। वो क्या करता है? इंडियन आर्मी में उसका दाखिला होता है। एंड वाज ए टर्निंग पॉइंट। और वही क्या होता है? उसके जीवन के एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। वो इंडियन आर्मी में चला जाता है, यही चीज़ उसके जीवन में क्या दिखाई देती है? एक टर्निंग पॉइंट के रूप में काम करती है। बट इट बिकम विद इट ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन ये चीज़ क्या उसके जीवन में और ज़्यादा चुनौतियों को लेकर आती है। He had to undergo the rigorous training and overcome his physical limitation। उसमें क्या करता है? उस ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग को, रिगरस क्या होता है? बहुत ही कठोर ट्रेनिंग करता है। और जो अपनी फिजिकल लिमिटेशन थी, मतलब अपनी जो शारीरिक चुनौतियाँ थी उनको पार करते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। आर्मी की ट्रेनिंग हार्ड होती है ना, उसके बारे में बताया गया। ही वॉज ए अनट्रेंड रनर। वो आपको पता है बचपन में कभी भी, जो मिल्खा सिंह उसने रनिंग नहीं की थी, वो कभी भी एथलेटिक नहीं था। एंड हैड टू वर्क एक्सट्रीमली। उसने बहुत कठिन मेहनत किया। एंड हार्ड टू कंप्लीट इज सीजनल एथलेटिक। और वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करके, कठिन ट्रेनिंग करके क्या बनता है? एक एथलेटिक बनता है। ही वॉज नॉट ओनली बैटलिंग इज अपोनेंट ऑन द ट्रैक। वो सिर्फ ट्रैक पर, जो एथलेटिक का जो ट्रैक होता है ना जिस पर रनिंग की जाती है, उस पर ही सिर्फ क्या नहीं करता है? बैटल नहीं करता, लड़ाई नहीं लड़ता है, बट ऑल्सो ऑन पेनफुल मेमोरीज। बस और बल्कि उसके अलावा वो उसके जो जीवन में जो दुखद घटनाएं होती हैं उसके ऊपर भी वो क्या करता है? उनको जो दुखद मेमोरी थी, जो पाकिस्तान में वो विभाजित होकर आए थे, माता पिता उसके चले जाते हैं, उनके साथ भी वो हमेशा लड़ाई करता रहता है। मतलब कोई भी आदमी उसके बचपन में माता पिता चले जाएं तो वो उसको याद तो आती रहती ना, तो उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। इज डिटर्मिनेशन टू ऑनर इज डेड फैमिली एंड इज कंट्री। लेकिन फिर भी वो अपने देश के प्रति क्या एकदम डिटरमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा देशभक्त व्यक्ति रहता है। टू पुश थ्रू दिस चैलेंज। इन सब संघर्ष के बावजूद, इन सब चैलेंजेस के बावजूद उसने खुद को पुश किया, खुद को आगे बढ़ाया। हिज अल्टीमेट गोज वाज टू शो द वर्ल्ड दैट ए बॉय हु हैज़ नथिंग टू बिकम ए चैम्पियन। और उसने पूरी दुनिया को बताया कि एक लड़का जो कुछ नहीं था कल तक, वो आज क्या बनता है? आज उसको वो चैंपियन बनता है। मतलब एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं था, जिसके पास घर तक नहीं था, वो संघर्ष करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके कहाँ तक पहुँच गया? आज वर्ल्ड चैंपियन बनता है। एंड इज मोटिवेशन हेल्प हिम टू ओवरकम थ्रू एवरी हर्डल। और उसको जो उसका जो मोटिवेशन है उसको क्या करता है? उसको सारे प्रकार की चुनौतियों को, सारे प्रकार की मुश्किलों को ओवरकम करने में मदद करता है। तो आपको मैंने स्टोरी तो कुछ पहले बता दी थी, और मिल्खा सिंह आपने देख रखी होगी तो आपको पता भी होगा।
अगले वाला प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द सैंटियागो एंड द मेनोली इन द ओल्ड मैन एंड सी। तो मैं एक बार आपको ये प्रश्न पढ़ाऊंगा, उसके बाद में नोवेल इसके बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा, आगे जो लॉन्ग टाइप प्रश्न होंगे उनके अंदर। द रिलेशन बिटवीन द सैंटियागो एंड मेलिनो इन द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए सेंट्रल एंड एवरी स्पेशल पार्ट ऑफ द नोवेल। तो जो रिश्ता दिखाया गया है सैंटियागो और मेनोलिना का द ओल्ड मैन एंड सी के अंदर, वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उस नोवेल का, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ही उसमें यही बताई गई है। क्या है, इट इज़ ए डीप बाउंड ऑफ लव, रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट दैट गो फार बियॉन्ड ए टिपिकल फ्रेंडशिप। तो जो सैंटियागो और मेनिलो है वो क्या है, एक सैंटियागो क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, मेनिलो ने एक छोटा बच्चा है। वो क्या है, वो छोटा बच्चा क्या करता है, वो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा क्या करता है, वो जो नोवेल का ये तो सबसे स्पेशल पार्ट है नोवेल का। साथ के साथ दोनों में आपके सामने क्या दिखाई देता है, वो जो छोटा बच्चा वो सैंटियागो के पास मछुआरे के पास जो मछली पकड़ना सीखता है। तो दोनों बड़े, एक बूढ़ा है और एक छोटा बच्चा, दोनों के बीच में एकदम बहुत अंतर है, लेकिन यही चीज़ दिखाया है कि दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दैट गो फ्रॉम ए बियॉन्ड टिपिकल फ्रेंडशिप। और यही चीज़ दिखाती है कि एक जो मजबूत दोस्ती होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं, वो सारे गुण उस दोस्ती के अंदर आपको दिखाई देते हैं। अलग अलग गुण की बात बताऊं तो सबसे पहले मेंटरशिप एंड एडमायरेशन। तो मेनोलिज सैंटियागो इज ए फॉर्मर अप्रेंटिस। तो मेलियानो वो क्या है, जो अप्रेंटिस कौन होता है, जो सीखने के लिए किसी व्यक्ति के पास आता है, तो वो सैंटियागो के पास क्या आता है, अप्रेंटिस के रूप में कार्य करता है, मतलब उससे सीखता है। ही हैज़ लर्न टू एवरीथिंग अबाउट, ही नोज अबाउट फिशिंग। तो वो क्या करता है, वो उसके बारे में जो फिशिंग सीखता है, मतलब जो मछली पकड़ना है वो उसके बारे में सीखता है। फ्रॉम द ओल्ड मैन, किससे, जो बूढ़ा आदमी होता है ना, उससे मछली पकड़ना सीखता है। हिम इज़ द ग्रेटेस्ट रिगार्ड डिस्पाइट सैंटियागो रिसेंट बैड लक। अब क्या होता है, उसका ना उसके प्रति, मतलब जो सैंटियागो मेलियानो है ना छोटा बच्चा, उसको सैंटियागो के प्रति वो बहुत ज़्यादा विश्वास है। किसके बावजूद, उसका आजकल वक्त है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आजकल वो मछली पकड़ने में उतना ज़्यादा सफल नहीं हो रहा, फिर भी वो उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करता है और उसके प्रति बहुत ज़्यादा उसका प्रेम है। द बेस्ट फिशरमैन, और वो उसको कैसा मानता है, सबसे बेहतरीन फिशरमैन के रूप, मछुआरे के रूप में मानता है। दिस एडमायरेशन इज ए सोर्स ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ फॉर द सैंटियागो। और यही जो उसकी प्रशंसा करने का कार्य है, वही क्या है, उम्मीद और जो स्ट्रेंथ है उसकी मजबूती है सैंटियागो की। और हर समय उसको क्या देता है, उम्मीद देता रहता है सैंटियागो की, आपकी समय बुरी किस्मत चल रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे मछुआरे हो, आपको ये बताता रहता है। और उसको क्या कहता है, यू आर द बेस्ट फिशरमैन, आप सबसे अच्छे फिशरमैन हो। द एडमायरेशन इज ए सोर्स ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ फॉर द सैंटियागो। और यही जो एडमायरेशन, यही जो प्रशंसा मिलती है, यही क्या करती है, वो एक स्ट्रेंथ के रूप में, एक होप के रूप में कार्य करती है सैंटियागो के लिए। कंपेंसिप और केयर की बात करें, द बॉय केयर फॉर द ओल्ड मैन, मतलब कंपेंसिप क्या होती है, दोस्ती और एक दूसरे के प्रति केयर की भावना के बारे में बताया। द बॉय केयर फॉर द ओल्ड मैन इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ए सन। जो वो छोटा बच्चा है वो उसकी इस प्रकार से मदद करता है, इस प्रकार से उसका ध्यान रखता है जैसे कि वो उसका लड़का हो। ही ब्रिंग हिम फूड, वो उसके लिए खाना लेकर आता है। हेल्प हिम फ्रॉम द फिशिंग गियर्स, उसके जो फिशिंग गियर वगैरह होते हैं उसको लगाने में उसकी मदद करता है। एंड लिसन इज स्टोरीज, और वो जो कहानियाँ सुनाता रहता है उसको सुनता रहता है। ही इज ए सैंटियागोज ओनली ट्रू कंपेंसिव, और वही क्या, जो सैंटियागो है उसका असली मतलब दोस्त के रूप में है। इन इज़ लोनली वर्ल्ड, उसका जो मतलब अकेलापन है, वही बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति, उसके कोई बच्चे वगैरह नहीं है, उस सब जो अकेली दुनिया में वही उसका अच्छा दोस्त है। हीज प्रेजेंस प्रोवाइड द ओल्ड मैन विद ए रीज़न टू कीप फाइटिंग एंड नॉट गिव अप। और यही चीज़, उसकी जो होना ही उसको जीवन में क्या देता है, उम्मीद देता है उस बूढ़े आदमी को कि वो हमेशा लड़ते रहना चाहिए और उसको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सिंबल ऑफ होप, उम्मीद की किरण। मैनोलीज रिप्रेजेंट होप एंड कनेक्शन टू द फ्यूचर। मैनोली है वो हमेशा उम्मीद और जो उसका भविष्य से के साथ उसको जोड़ता रहता है। ही इज ए सिंबल ऑफ यूथ एंड न्यू बिगिनिंग्स। और जो इस कहानी में जो मैनोली का पात्र है उसको किस रूप में दिखाएगा, उम्मीद के रूप में दिखाएगा कि हमें इंसान को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, कैसी भी बुरी परिस्थितियों इंसान को हमेशा उम्मीदों को कभी भी नहीं हारना चाहिए। एंड इज अनवेवरिंग बिलीव इन सैंटियागो, और वो जो सैंटियागो है उसके अंदर बहुत ही आंख मतलब उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है।
एबिलिटीज़ टू कीप द ओल्ड मैन स्पिरिट फ्रॉम ब्रेकिंग कम्प्लीटली, जो वो बूढ़ा आदमी है उसको पूरे तरीके से टूटने से बचा लेता है। समझ में आ गया, हर समय उम्मीद देता रहता है उसको। तो इस चीज़ से क्या होता है, उसको विश्वास देता रहता है। इससे क्या होता है, सेंटियागो को भी विश्वास रहता है और सेंटियागो भी क्या है, उस पर विश्वास करके कार्य करता रहता है, पूर्ण रूप से मतलब गिव अप, त्याग करने से बच जाता है। द रिलेशनशिप हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस। तो इस जो रिलेशन है सेंटियागो और मेलोनी के बीच में, इसने क्या दिखाया गया है, ह्यूमंस जो दो आदमी होते हैं उनके बीच में क्या रिश्ता रहता है उसके बारे में बताया है। एंड सपोर्ट इन द फेस ऑफ लाइफ स्ट्रगल, और साथ के साथ क्या बताया कि अगर जीवन के मुश्किल समय में कोई साथ देने वाला हो तो जीवन कितना आसान हो जाता है। समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे पर्सन के बारे में। तो आपको एक पर्सन है जो आपके सामने नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इससे संबंधित मैं आपको पहले तो स्टोरी सुना देता हूँ, फिर इसका एक लास्ट पर्सन और करा देता हूँ जो लॉन्ग टाइप में आएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से सारी कहानियाँ जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब अपन देखें द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें क्या देखने को मिलता है। होता क्या है, इसमें दो पात्र हैं, मेनोली और सेंटियागो। सेंटियागो क्या है, एक बहुत बूढ़ा आदमी है और मेलियानो एक छोटा सा लड़का है, वो मैंने आपको बता दिया, उसके पास मछली पकड़ना सीख गया था। अब क्या हो गया है, जो सेंटियागो है वो एक बहुत अच्छा मछुआरा तो है, लेकिन पिछले कुछ दिन से, लगभग उसको आने में 84 दिन बताए गए, 84 दिन हो गए हैं, उसने क्या किया है, अभी तक कोई भी मछली उसने पकड़ी नहीं है। समझ में आ गया। अब क्या, गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि ओहो ये तो बूढ़ा हो गया है, अब तो इसे मछली नहीं पकड़ में आ रही है। लोग उसको बैड लक भी बोलने लगे, बुरी किस्मत वाला व्यक्ति भी बोलने लगे। अब क्या, मेलियोनी है वो छोटा लड़का है, वो क्या एकदम वो पूरी उम्मीद देता रहता है कि कोई बात नहीं है, आप ये तो दुनिया कुछ भी कहे, आप बहुत अच्छे फिशरमैन हो, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। वो मेलोनी और सेंटियागो डेली जाते हैं कहाँ पर, मछली पकड़ने के लिए। एक दिन क्या होता है, जो सेंटियागो है, सेंटियागो को मेलोनी उम्मीद देता है कि इस बार आप क्या करो, गहरे पानी के अंदर जाओ। मतलब जो समुद्र होता है ना, उसमें उसमें क्या होता है, दो तरीके की जगह होती है। जैसे ये समुद्र है, तो इसमें जो समुद्र के जो पास वाला इलाका होता है ना, तट के पास वाला इलाका होता है, वो क्या होता है, उसमें ज़्यादा गहराई नहीं होती, वो थोड़ा ही गहरा होता है। वहाँ पर मछलियाँ थोड़ी, मतलब सभी लोग वहीं से मछली पकड़ते रहते हैं, तो वहाँ पर मछलियाँ कम हो जाती हैं। गहरे पानी में बड़ी बड़ी मछलियाँ और ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। तो उसे कहता है कि तुम गहरे पानी में जाओ, वहाँ पर तुम्हें मछलियाँ ज़रूर मिलेंगी। अब क्या होता है, सेंटियागो अपनी नाव लेकर गहरे पानी में चला जाता है। अब उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ी मेलोनी नामक जो मछली है वो फंसती है उसमें। मार्लिन नामक एक जो मछली होती है ना, वो उसके जो जाल होता है उसके अंदर फंस जाती है। समझ में आ गया। अब क्या होता है, वो 3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा उससे स्ट्रगल करता रहता है उसे पकड़ने के लिए। वो भूखा प्यासा है, लेकिन अंत में क्या कर देता है, उस मार्लिन जो मछली है, वो बहुत बड़ी मछली है, उसको मार देता है। अब वो मछली इतनी बड़ी है कि वो उसकी बोट में नहीं आ सकती थी, उसकी बोट छोटी थी। तो वो क्या कर देता है, उसको अपनी बोट के पीछे बांध लेता है और फिर चलने लगता है। अब क्या हो जाता है, उसके बोट में जो उसकी खून की गंध आ जाती है उस मार्लिन मछली की, शार्क मछलियों को। शार्क मछली होती है ना, वो नरभक्षी मछली होती है, वो भी दूसरी मछलियों को खाती है। उसको उसको सुगंध आ जाती है। अब बहुत सारी शार्क मछलियाँ वो आ जाती हैं, उसकी बोट पर आक्रमण कर देती हैं। अब क्या करता है, वो बेचारा उन शार्क मछलियों से भी लड़ता रहता है, एक शार्क मछली को मार देता है और भी आ जाती है। तो ऐसा स्ट्रगल करते करते वो तट पर पहुंचता है। जैसे वो तट पर पहुंचता है तो वो क्या क्या देखता है, वो देखता है वो एकदम थक चुका है, भूखा है, प्यासा है। कई दिनों से लगातार उसने स्ट्रगल किया। पहले तो उसने मार्लिन मछली को मारा, फिर उसने जो अपने शार्क से लड़ता रहा। अंत में जब वो तट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी जो मार्लिन मछली थी उसको सारी शार्क मछलियाँ खा गई। अब तो उसमें बस हड्डी हड्डी बची है, और बाकी तो सारी जो शार्क मछलियाँ उसको खा चुके हैं। ये चीज़ देखकर क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन जो मार्लिन है उसके पास आता है और उसको उम्मीद देता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुम एक बहुत अच्छे, कल भी बहुत बड़े मछुआरे थे और आज भी हो, देखो आज तुमने मार्लिन जैसे बड़ी मछली को भी पकड़ लिया है। तो ये पूरी की पूरी नोवेल है, पूरी की पूरी स्टोरी है, जिसमें स्ट्रगल बताया गया उस बूढ़े आदमी के बारे में। अब अपन देखेंगे, लास्ट पर्सन है ये आपके सामने, इसको अपन देख लेते हैं। critically analyzes the Hemingway, the old man and the sea with the reference of its theme and the struggles, endurance and the human spirit। तो आपको क्रिटिकली एनालिसिस करने किसको, हेमिंग्वे के द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में, जो रेफरेंस दिया गया है, थीम दी गई है, संघर्ष के बारे में, इंडोरेंस क्या होता है, आपके अंदर लगातार मेहनत करने की जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में, और जो इंसान की स्पिरिट होती है, इंसान की जो दृढ़ इच्छा होती है उसके बारे में, कि इंसान के टाइम कैसा भी बुरा टाइम हो, कभी आपका बैड लग चलता रहे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, इस बारे में आपको बताया गया है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए पावरफुल मास्टर वर्क। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा जो नोवेल लिखा गया आपके सामने, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे मतलब सबसे बढ़िया नोवेल है, मास्टरपीस है।
दैट क्रिटिकली एनालिसिस दैट द थीम ऑफ स्ट्रगल, उसने क्या किया है, क्रिटिकली एनालिसिस किया है, मतलब लोग अच्छे से लोगों को समझाया कि जीवन में संघर्ष आएगा, आपको दृढ़ता बना के रखनी है, आपको कैसे इनडोमिटेबल मैन स्पिरिट की तरह, मतलब कभी भी नहीं हार मानने वाले व्यक्ति की तरह आपको क्या करना है, जीवन में कितना भी मुश्किल समय आए आपको दृढ़ता के साथ, निश्चितता के साथ उनके साथ लड़ाई करनी है। द स्टोरी ऑफ सैंटियागो एंड एजिंग कुबन मैन फिशर, तो एक कुबा देश जानते हो ना आप, साउथ अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका देश है, वहाँ का कुबा देश है, वहाँ का एक फिशरमैन होता है, उसके बारे में स्टोरी लिखी गई है, और उसका क्या नाम फिशरमैन का सैंटियागो है। इज ए टाइमलेस टेल, और ये क्या है, समय से ऊपर की कहानी है, समय से भी बढ़िया कहानी, मतलब बहुत ही शानदार कहानी है। दैट एक्सप्लोर द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ये कोई भी जो इंसान के जो कोर एग्जिस्टेंस होता है, जो मुख्य एक इंसान के अंदर गुण होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। द थीम ऑफ स्ट्रगल इज ए सेंट्रल ऑफ द नैरेटिव, और जो ये कहानी है, ये जो सेंट्रल नैरेटिव है उस कहानी का, उसके बारे में बताया गया। सैंटियागो हैड गॉन 84 डेज विदाउट कैचिंग द फिश, सैंटियागो है वो लगातार 84 दिन तक क्या करता रहता है, उसको 84 दिन हो गए, उसको कोई भी मछली नहीं मिली है। एंड इज स्ट्रगल नॉट जस्ट अप विद पॉवर्टी बट इज ऑन एजिंग बॉडी, अब क्या कर देता है वो, उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो स्ट्रगल है वो सिर्फ क्या भूखमरी से नहीं, भाई उसको 84 दिनों कोई मछली नहीं मिली है, तो उसको क्या, अब उसको जो खाने पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, वो गरीबी का शिकार हो चुका है। बट इज ऑन एजिंग बॉडी एंड लॉस ऑफ हिज रेपुटेशन, उसके साथ क्या हो गया है, अब वो बूढ़ा हो गया है, तो उसकी अब क्या हो गया, उसकी उम्र भी हो गई है, साथ के साथ जो उसके गांव में सबसे अच्छा मछुआरी होने की जो उसकी रेपुटेशन थी वो भी चली गई थी। वेहन ही लुक द जाइंट मार्लिन इज स्ट्रगल बिकम ए फिजिकल एंड मेंटल बैटल, तो मैंने बताया था ना वो समुद्र में जाकर क्या करता है, मार्लिन मछली से टकराता है, तो वो जैसे ही जाइंट मछली मार्लिन को देखता है तो स्ट्रगल बिकम ए फिजिकल एंड मेंटल, तो क्या हो जाता है, अब वो शारीरिक रूप से भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है कि बूढ़ा आदमी, अब उसमें शरीर में इतनी जान नहीं हो गई कि वो इतनी बड़ी मछली को मार सके। एंड ए मेंटल बैटल फॉर द सर्वाइवर, और साथ के साथ मेंटली भी उसको लड़ाई संघर्ष करना पड़ता है अपने दिमाग के साथ। ही फाइट विद द मार्लिन सिम्बोलाइज ए ग्रेट स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द नेचर एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, तो इस कहानी में क्या दिखाया गया है कि जो मार्लिन के साथ जो स्ट्रगल किया गया है उस बूढ़े आदमी ने, उसको सिंबल के रूप में दिखाया गया है कि जीवन में कितना भी संघर्ष आए, समझ में आ गया आपको, प्रकृति के रूप में आपको कभी भी उस संघर्ष से टकराना, हमेशा टकराना है, और आपको क्या करना है, उसके साथ हमेशा लड़ाई लड़ती रहनी है। द थीम ऑफ एंड्योरेंस इज ए डीपली टाइड टू सैंटियागो कैरेक्टर, और जो आपको जो ये थीम दिखाई गई है, जिसमें आपको डीप जो ये थीम है आपके द्वारा उसको क्या करती है, डीपली पकड़ के रखती है सैंटियागो के कैरेक्टर को। ही इज़ नॉट ए यंग स्ट्रॉन्ग मैन, वो अब उतना ज़्यादा क्या है, यंग भी नहीं है, जवान भी नहीं है, और क्या स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बट ही पोजेज एन इनक्रेडिबल एबिलिटी टू इंडोरेंस, उसके बावजूद वो अपने अंदर क्या है, इनक्रेडिबल बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय क्या उसने इंडोरेंस ताकत है पैदा कर रखी है। ही बियर द फिजिकल पेन ऑफ रोप कटिंग इन हिज हैंड, जब वो मार्लिन मछली को खींचता है अपने नाव की तरफ, तो उसके क्या हो जाते हैं, उसके हाथ वगैरह कट जाते हैं, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ता है। एंड द मेंटल फटीक, और लगातार 2-3 दिन लगातार उससे स्ट्रगल करता रहता है, उससे उसे मेंटल फटीक भी उसके आ जाता है। ऑफ द लॉन्ग बैटल विदाउट कंप्लेंट, और लगातार बिना कोई कंप्लेन किए किसी व्यक्ति से वो उससे लगातार लड़ाई लड़ता रहता है। हिज इंडोरेंस इज नॉट ओनली ए पैसिव एक्ट, और उसके द्वारा जो मेहनत की गई वो क्या था, पैसिव एक्ट था, एक प्रकार का, मतलब लगातार मेहनत करते रहना जैसा कार्य था। इट इज़ एन एक्टिव एंड कंसाइज चॉइस ऑफ की फाइटिंग नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द स्ट्रगल, तो ये जो मार्लिन के द्वारा जो स्ट्रगल दिखाया गया इस स्टोरी में, यही बताया गया है कि आपको जीवन में लगातार संघर्ष करते रहना है, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए। ही रिपीट्स टू हिमसेल्फ आई एम स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड, और वो लगातार क्या कहता रहता है खुद को, कि मार्लिन मछली को पकड़ते रहते हैं, तब वो कहता रहता मैं यहाँ पर क्या तो मर जाऊँगा, वरना इसको पकड़कर लेकर जाऊँगा, लगातार संघर्ष करता रहूँगा। ए पावरफुल स्टेटमेंट, और ये चीज़ क्या एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट के रूप में दिखाई गई है।
अल्टीमेटली द नोवेला इज ए सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। और जो ये अल्टीमेटली जो क्या दिखाया गया, जो नोवेला उसको आपके सामने एक इंसान के जो एक ह्यूमन स्पिरिट होती है उसके बारे में बताया गया है। डिस्पाइट लॉसिंग इज कैश टू द शार्क एंड रिटर्निंग ओनली द स्केल्टन ऑफ द फिश। और क्या करता है वो, उसके बाद में उसका फिर और स्ट्रगल होता है, जब वो उस पर जाता, नाव पे जाता रहता है, तो वो शार्क मछलियाँ उसके सारी की सारी मछली को खा जाती हैं और लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ स्केल्टन ही बचता है। सैंटियागो इज नॉट डिफीटेड, और लेकिन फिर भी सैंटियागो हार नहीं मानता है। इज स्पिरिट रिमेन अनब्रोकन, और उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो ताकत है, उसके अंदर जो जान है, वो अभी भी बची हुई है। ही हैज़ proved himself and to others that a man can be destroyed physically but not defeated spiritually। यही चीज़ बताती है कि कोई भी इंसान को कोई इंसान को संघर्ष फिजिकली शारीरिक रूप से तोड़ सकता है, लेकिन मेंटली अगर कोई इंसान स्ट्रगल हो, मजबूत हो, तो वो कभी भी हार नहीं मानता है। इज स्ट्रगल एंड इंड्योरेंस रिप्रेजेंट द मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। और उसका जो आपके सामने जो स्ट्रगल है और इंड्योरेंस है, जो उसका जो संघर्ष है और जो उसको लगातार मेहनत करने की जो उसकी ताकत है, वही उसको क्या दिखाएगी, उसकी पर्सनैलिटी को दिखाती है। तो यह आपके सामने जो नोवेल और एसे से संबंधित कंप्लीट जो आपके सामने पेपर है, उसकी मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।